हेलो साथियों, आप सभी प्यारे साथियों का अपने फ्यूचर ग्रोथ ऐप पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो ये हमारा डेमो वीडियो है और आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे। मैं आप लोग का अपना साथी विपिन मौर्य आप सभी का फ्यूचर ग्रोथ ऐप पर आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज वर्ण विचार हम लोग पढ़ेंगे। आज वर्ण विचार वर्ण विचार की अगर हम बात करें तो वर्ण विचार को ही हम कहते हैं वर्णमाला। वर्ण विचार को ही हम प्यारे साथियों क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो हम चाहे जो भी कहें, चाहे हम वर्ण विचार कहें, चाहे हम वर्णमाला कहें, तो आज हम वर्णमाला का आप लोग को एक डेमो के रूप में आपको वीडियो हम आपके अपने फ्यूचर ग्रोथ ऐप पर रखेंगे, आप लोग देखें। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके हिंदी के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भाषा की, पहला प्रश्न पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। पहला प्रश्न यहाँ से है भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी कहलाती है ध्वनि या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी कहलाती है ध्वनि या वर्ण। याद रखिएगा कि अगर हम बात करें तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है आपके। तो अगर ऑप्शन में आपके ध्वनि और वर्ण दोनों दिया गया है तो प्यारे साथियों आप लोग का हमेशा सही जो होगा, सही आपका ध्वनि होगा। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो फिर वर्ण लग जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन में आपके ध्वनि और वर्ण दोनों दिया गया है तो हमेशा सही जो होगा वह ध्वनि सही होगा। आगे इसी के अंतर्गत प्रश्न जो पूछता है, अगला प्रश्न इसी के अंतर्गत पूछता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई। अगला प्रश्न है भाषा की लघुत्तम इकाई। भाषा की लघुत्तम इकाई की बात करेगा तो प्यारे साथियों भाषा की लघुत्तम इकाई की जब भी बात करेगा तो भाषा की लघुत्तम इकाई जो होती है वो भी हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को भी हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। कैसे? देखिए, अब यहां से पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा है, यहां से पूछा है भाषा की लघुत्तम इकाई। अगर ध्यान दो तो यहां से जो ये लघुत्तम इकाई है इसको हम अगर दो भाग में तोड़ेंगे तो ये आप लोग का टूट जाएगा लघु और प्लस टूट जाएगा उत्तम में। लघु प्लस किस में टूट जाएगा प्यारे साथियों? उत्तम में टूट जाएगा। और लघु जो यहां से लिखा गया है, लघु का मतलब ही होता है छोटा, और यहां से उत्तम जो लिखा गया, उत्तम का मतलब होता है सबसे। उत्तम का मतलब होता है सबसे। अब देखिए साफ साफ दोनों में एक ही उत्तर आप लोग को निकल कर आ रहा होगा। एकदम बहुत आसान सा प्रश्न है यहां से बनता है। तो ये सबसे उत्तम, तो यहां लिखा हुआ है सबसे, और लघु का मतलब छोटा, तो यानी कहने का मतलब अब अर्थ दोनों के ना प्यारे साथियों एक ही तो निकल रहा है। चाहे हम कहें भाषा की सबसे छोटी इकाई और चाहे हम कहें भाषा की लघुत्तम इकाई, दोनों का अर्थ जो निकलेगा प्यारे साथियों एक निकलेगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई और भाषा की लघुत्तम इकाई की हम बात करेंगे तो आंसर आपका होगा ध्वनि या वर्ण। और भाषा की लघुत्तम इकाई की बात करेंगे तब भी उत्तर निकलेगा ध्वनि या वर्ण। जो ऑप्शन में आपको लगे वो लगा देना है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन में दिया गया है तो आप लोग सही जो करेंगे ध्वनि सही करेंगे। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम किस पर जाएंगे? वर्ण पर जाएंगे। और अगर दोनों ऑप्शन में है तो ध्वनि लगाएंगे। तो यह था हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला हमारा जो प्रश्न बनता है इसी के अंतर्गत, आगे ध्यान में रखिएगा, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न बनता है इसी के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न बनता है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न बनता है इसी के अंतर्गत कि भाषा की अगला प्रश्न बनता है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई अगला प्रश्न बनता है। आगे बात करें तो अर्थ के आधार पर, अगला प्रश्न है
अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। तो ये हम बताएं आप लोग को प्यारे साथियों, तो ये दोनों का जो उत्तर निकलेगा एक ही निकलेगा, और इन दोनों का उत्तर जो निकलेगा, इसका उत्तर जो निकलेगा याद रखिएगा, इसका उत्तर हमेशा निकलेगा पद या शब्द, इसका उत्तर निकलेगा पद या शब्द। ध्यान में रखिएगा, मैं इसको समझाने आपको जा रहा हूं, ठीक है। पद या शब्द कहते हैं इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर निकल कर आएगा। भाषा के सार्थक लघुत्तम, यहां पूछा है सार्थक, यहां पूछा गया है लघुत्तम इकाई, और यहां पूछा गया अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब यहां से प्रश्न यह बनता है प्यारे साथियों कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, यहां दिया गया है लघुत्तम। अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो अगर हम इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो ये भी आप लोग का टूटेगा लघु और प्लस टूटेगा उत्तम में टूटेगा प्यारे साथियों। और लघु का मतलब होता है, लघु का मतलब छोटा, और उत्तम का मतलब क्या होता है सबसे। और यहां से लिखा गया सार्थक, और सार्थक का मतलब ये होता है साथियों कि सार्थक ये कहता है कि ऐसी इकाई, भाषा की ऐसी इकाई जिनके कुछ ना कुछ अर्थ निकले, भाषा की ऐसी इकाई जिनके कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं, जिनके कुछ ना कुछ अर्थ निकलते हैं, ठीक। और सबसे छोटी इकाई भी होना चाहिए। तो प्यारे साथियों हमारे जो ध्वनि और वर्ण होता है, ठीक, ध्वनि और वर्ण सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। इनका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, इनका अर्थ नहीं निकलता है, ठीक। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने कहा अ, जैसे हमने कहा का, जैसे यहां से हमने लिखा आ लिखा, का लिखा, खा लिखा, यहां से हमने जा लिखा, कुछ भी हम यहां से लिख रहे हैं, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। इनका अर्थ तभी निकलेगा जब ये मिलकर एक शब्द का निर्माण करेंगे, ठीक। अब जैसे यहां से लिखा गया है का प्लस मा और प्लस ला, ये अभी आपके वर्ण हैं, और इनको हम मिला देंगे तो ये आपको हो जाएगा कमल, और कमल हमारा जो बन गया, क्या बन गया, एक शब्द बन गया। अब यहां पर कमल का अर्थ निकलेगा। इसीलिए कहते हैं कि सार्थक लघुत्तम इकाई, इससे यानी कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, इसके आधार पर सबसे छोटी इकाई, इससे छोटी इकाई नहीं होती है। तो याद रखेंगे प्यारे साथियों, तो कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसके कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं, वही यहां पर बताया गया है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो पद या शब्द कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो ध्वनि या वर्ण है, और भाषा की अर्थ के आधार पर पूछेगा तो शब्द या पद है, और अर्थ के आधार पर पूछेगा तो पद या शब्द है, या शब्द या पद है। तो ये हमारे छोटी इकाई है जो कि लघुत्तम कही जाती हैं। तो प्यारे साथियों हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी के अंतर्गत प्रश्न बनता है आप लोग का प्यारे साथियों, ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न यही से बनता है भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक इकाई। अगला प्रश्न बनता है भाषा की सार्थक इकाई। तो भाषा के सार्थक इकाई की हम बात करें तो भाषा की सार्थक इकाई हमारी होती है वाक्य, ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई हमारी होती है वाक्य, यानी हम इसको सबसे बड़ी इकाई भी कह सकते हैं, भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी कह सकते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, इसी को हम लेते चले आएंगे, अब नीचे लिखते चले आएंगे वाक्य की सार्थक इकाई। तो वाक्य की सार्थक इकाई हमारी जो होती है उपवाक्य होती है। वाक्य की सार्थक इकाई की हम बात करेंगे तो हमारी वाक्य की सार्थक इकाई प्यारे साथियों क्या होती है, उपवाक्य होती है। अगला प्रश्न इस बनता है कि उपवाक्य की सार्थक इकाई क्या होती है। तो उपवाक्य की सार्थक इकाई की हम बात करेंगे तो हमारी उपवाक्य की सार्थक इकाई होती है पदबंध। उपवाक्य की सार्थक इकाई जो होती है पदबंध होती है।
आगे हम बात करें प्यारे साथियों तो पदबंध की सार्थक इकाई की, तो हमारे पदबंध की सार्थक इकाई पूछेगा तो पदबंध की हमारी सार्थक इकाई क्या होती है? तो पदबंध की हमारी सार्थक इकाई होती है पद या शब्द, पद या शब्द। अगला प्रश्न बनेगा कि पद या शब्द की सार्थक इकाई क्या होती है? तो पद या शब्द की सार्थक इकाई हमारी जो होती है पद या शब्द की, तो पद या शब्द की सार्थक इकाई हमारी होती है अक्षर। ठीक है, अक्षर। ठीक है, आगे हम बात करें कि अगला प्रश्न बनता है कि अक्षर की सार्थक इकाई क्या होती है प्यारे साथियों? तो अक्षर की सार्थक इकाई हमारी होती है ध्वनि या वर्ण। अक्षर की सार्थक इकाई हमारी होती है ध्वनि या वर्ण। ये हमारा डायग्राम है, जितना भी हमने यहां से बताया है ये डायग्राम आप लोग सीख लीजिए, आप लोग का इकाई वाला काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। भाषा की सार्थक इकाई की अगर हम बात करेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे, भाषा की सार्थक इकाई की हम बात करेंगे तो भाषा की सार्थक इकाई हमारी वाक्य कहलाती है। वाक्य की सार्थक इकाई की हम बात करेंगे तो उपवाक्य कहलाएगी, और उपवाक्य की सार्थक इकाई की बात करेंगे तो पदबंध कहलाएगा, और पदबंध की सार्थक इकाई की बात करेंगे तो पद या शब्द कहलाएगा, और पद या शब्द की सार्थक इकाई की बात करेंगे तो अक्षर कहलाएगा, और अक्षर की सार्थक इकाई की बात करेंगे तो ध्वनि या वर्ण कहलाएगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं तो ध्वनियों और अक्षर को मिलाते हैं तो पद या शब्द बनता है, और पद या शब्द को मिलाते हैं तो पदबंध बनता है, और पदबंध को मिलाते हैं तो उपवाक्य बनता है, और उपवाक्य को मिलाते हैं तो हमारा वाक्य बनता है। यानी कि अगर हम नीचे से लेंगे तो छोटे से ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर से लेकर लेंगे तो यानी कि सबसे बड़े से हम छोटे की तरफ आएंगे। ठीक, वाक्य से छोटा हमारा उपवाक्य होता है अगर हम बात करें, तो उपवाक्य से छोटा हमारा पदबंध होता है, और पदबंध से छोटा हमारा पद या शब्द होता है, और पद या शब्द से छोटा हमारा अक्षर होता है, और अक्षर से छोटा हमारा ध्वनि या वर्ण होता है। आगे चलिए मैं इसको समझा भी देता हूं पूरी तरह से, एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक, हम जो हिंदी में वर्णों का मुख से उच्चारण करते हैं, मुख से बोलते हैं, मुख से उच्चारण करते हैं, यानी साफ साफ बात करें कि तो मौखिक हमारे दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है और एक लिखित रूप होता है हमारे बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सोचने में, समझने में। तो मौखिक रूप को ही हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ठीक है, मौखिक रूप को हम ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी वर्ण उच्चारण कर रहे हैं, जैसे हमने कहा आ, का, खा, ग, घ, अंग, अब इनके उच्चारण में जो भी ध्वनि निकल रही है इसी ध्वनि को मौखिक कहते हैं, और इसी ध्वनि को हम मौखिक इकाई कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? ध्वनि या वर्ण। और लिखित इकाई को हम अक्षर कहते हैं। ये जो अक्षर लिखा गया है इसको हम लिखित इकाई कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लिखित इकाई कहते हैं। और जो ध्वनि जो लिखा गया है इसको हम मौखिक कहते हैं। ठीक है, मौखिक इकाई को ध्वनि या वर्ण, और लिखित इकाई को हम क्या कहते हैं? अक्षर। हम लिख देंगे दादा, अब यहां से हमने लिखा का लिखा, हमने खा लिखा, हमने गा लिखा, हमने आ लिखा, अब ये लिखित इकाई है तो यही तो बन गया अक्षर आपका, ये अक्षर कहलाएगा। और अक्षरों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? पद या शब्द कहते हैं। अब जैसे हमने यहां से का, खा, गा लिखा है, हम इसी को खगग लिख दें, यानी कि हम इसको का और खा और गा हर शब्द हर वर्डवा हम जोड़ देंगे, अक्षरवा जोड़ देंगे तो हमारा पदवा या शब्द बन जाएगा। और इन्हीं को शब्द और पद को मिलाएंगे तो पदबंध बनता है। और पदबंध कहते हैं अधूरे वाक्यों को। हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों कि अधूरे वाक्यों को ही पदबंध कहा जाता है। अधूरे वाक्यों को ही क्या कहा जाता है? पदबंध। ये जो लिखा गया है ना इसे कहते हैं अधूरे वाक्य को। ठीक है, अधूरा वाक्य ही हमारा क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा, अधूरे वाक्य को। ठीक, जैसे विराट ने 1 ओवर में, आगे कुछ वाक्य नहीं लिखा गया है, विराट ने 1 ओवर में कुछ नहीं लिखा गया, ऐसे वाक्य को पदबंध वाक्य कहते हैं, अधूरे वाक्य को। ठीक, और पदबंध को हम मिलाएंगे ना तो हमारा उपवाक्य बनेगा दादा। उपवाक्य, उप का मतलब समीप, वाक्य, वह वाक्य के जो समीप होता है उसे हम उपवाक्य कहते हैं। और पूरा वाक्य, उपवाक्य और वाक्य सब जोड़ देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? एक वाक्य कहलाएगा।
जैसे विराट ने 1 ओवर में आगे डैश किया गया, 4 चौके मारे, तो 4 चौके मारे जो है वो आपका उपवाक्य है। और जब हम एक में मिला देंगे कि विराट ने 1 ओवर में 4 चौके मारे, तो वो तुरंत आप लोग का वही क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, वाक्य बन जाएगा। तो ये है हमारी इकाई, जो कि यही से हमारे हिंदी वर्णमाला की शुरुआत होती है। तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, एक बार सामने सब कुछ लिखा गया है, एक बार देख लेंगे। अगर हम बात करें भाषा की सार्थक इकाई की, तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, वाक्य की सार्थक इकाई आपकी उपवाक्य है, उपवाक्य उपवाक्य की सार्थक इकाई आपकी पदबंध है, और पदबंध की सार्थक इकाई पद या शब्द है, और पद या शब्द की सार्थक इकाई अक्षर है, और अक्षर की सार्थक इकाई ध्वनि या वर्ण है। और ध्वनियों या वर्णों को मिलाएंगे तो अक्षर बनेगा, अक्षरों को मिलाएंगे तो पद या शब्द बनेगा, पद या शब्द को मिलाएंगे तो पदबंध बनेगा, और पदबंध को मिलाएंगे तो उपवाक्य बनेगा, और उपवाक्य को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। ठीक। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और इसे ही कहते हैं भाषा की लघुत्तम इकाई। इसे ही भाषा की लघुत्तम इकाई कहते हैं। आगे हम बात करते हैं तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई तो पद या शब्द है, भाषा की अर्थ के आधार से छोटी इकाई तो पद या शब्द है। तो उम्मीद करते हैं इकाई आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है आप लोग का, इसी के अंतर्गत आप लोग की अगर हम बात करें तो इसी के अंतर्गत आप लोग का प्रश्न पूछा जो जाता है, ध्यान में रखेंगे, आप लोग का पूछा जाता है वर्णमाला। ठीक है, कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब हम इनको 2 भागों में हम तोड़ लेंगे, तो हमारा तोड़ने पर यह बन जाएगा वर्ण और प्लस बनेगा आपका माला। ये हमने तोड़ लिया, और अभी हमने आप लोग को सिखाया है प्यारे दोस्तों कि वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, और यहां से अब हम मिला लेंगे तो यहां से ये भी बन जाएगा क्या, अक्षर। और माला का मतलब होता है समूह। माला का अर्थ क्या होता है, समूह होता है। या हम माला का अर्थ की हम बात करें तो माला का अर्थ हम कहते हैं गुच्छा कहें, या हम समूह कहें, और यहां से वर्ण का मतलब ध्वनि या अक्षर कहते हैं। ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। बात अच्छे से, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक, एक बार आप लोग जरूर बताएंगे कि हमारी जितनी भी इकाई हमने समझाया कि आप लोग को समझ में आया है। तो हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, कि यहां से लिखा है ध्वनि लिखा गया है, और ध्वनि अक्षर, और ध्वनियों या अक्षरों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के गुच्छा को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हम लोग जो कहते हैं कि ये माला है, माला पहना दो, कोई नेता आया, नेता कहते हैं कि माला पहना कर स्वागत किया जाए, तो माला नहीं है, वो समूह है। अब फूलों की माला पहना रहे हैं तो फूलों का समूह है, चप्पलों की माला पहना रहे हैं तो चप्पलों का समूह है, जूतों की माला पहना रहे हैं तो जूतों का समूह है, रुपयों की माला पहन, शादी ब्याह होता है तो उसमें रुपयों की माला पहनाई जाती है, तो रुपयों की माला पहना रहे हैं तो रुपयों का समूह है, पत्तियों की माला पहना रहे हैं तो पत्तियों का समूह है। तो कहने का मतलब प्यारे साथियों हमारे कि ये समूह कहलाता है। हम ये माला का मतलब समूह होता है, कोई फूल उल नहीं होता है, माला का मतलब समूह होता है। ठीक, तो यही है इसकी परिभाषा कि ध्वनियों या अक्षरों के समूह या गुच्छे को हम वर्णमाला कहते हैं। अब परिभाषा ये सुनिएगा कि वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक, हम यहां से लिख देते हैं कि ध्वनियों, यहां से लिख लेते हैं ध्वनियों, ठीक है, वर्णों, ध्वनियों, वर्णों और अक्षरों, ध्वनियों, वर्णों, अक्षरों के व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित क्रमबद्ध, व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला हैं। याद रखिएगा ये परिभाषा है। ठीक है, ध्वनियों, वर्णों, अक्षरों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को परिभाषा समझ में अच्छे से आ गई होगी। ये था हमारा वर्णमाला, जो कि इकाई हमने आपको पढ़ाया, और जो कि हमने आप लोग को वर्ण और माला का जो परिभाषा थी उसको हमने बताया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न कहता है, ध्यान में रखेंगे, अगला जो प्रश्न कहता है
ठीक है। इसी के अंतर्गत हमारे वर्ण जो होते हैं, वर्ण या अक्षर जो होते हैं, इनका प्रकार बोला जाता है कि वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण या अक्षर हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हमारा वर्ण होता है हमारा स्वर, और दूसरा हमारा होता है व्यंजन। दूसरा क्या होता है? व्यंजन। जब भी प्रश्न पूछेगा कि वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों, तो वर्ण या अक्षर जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यहां साफ साफ लिखा गया है। एक हमारा होता है स्वर और दूसरा हमारा होता है व्यंजन। ये वर्ण अक्षर के प्रकार हैं। ये कई बार प्रश्न पत्र आपकी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो ये इतना भी ध्यान में रखिएगा कि वर्ण अक्षर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। आगे प्यारे साथियों हम बात करें तो यहीं पर हम संख्या भी बताएंगे आप लोग को कि हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो आइए हम प्यारे साथियों आपको आगे लेकर बढ़ते हैं। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर की संख्या जब भी पूछेगा तो कुल स्वर की संख्या जो है 13 लगाइएगा, ठीक है। कुल स्वर की संख्या कितनी होती है? 13, ठीक है। अगर जब भी प्रश्न पूछेगा कि स्वरों की संख्या मानी कितनी गई है, स्वरों की संख्या मानी गई, तो प्यारे साथियों स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। अभी हम सब कुछ बताएंगे कहां से कम हुई हैं, कहां से ज्यादा हुई हैं। अगर हम बात करें कि हमारे प्रश्न पूछता है कि उच्चारण के आधार पर, अगला प्रश्न जो पूछता है उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या, तो उच्चारण के आधार पर स्वर